हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण। पर्यावरण आप लोग रह रहे हैं, देखते होंगे जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उपस्थित हैं, ये सब क्या है? पर्यावरण का ही तो हिस्सा है। आप बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या है आखिर पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण बचपन से ही डिफिनीशन पढ़ते आ रहे होंगे लगातार। हम भी एक सेकंड यही बोरिंग डिफिनीशन पढ़ाएंगे। कौन सी? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ है। मतलब कि मनुष्य को जो चीजें चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं वही सब क्या है? पर्यावरण। ठीक है, बोरिंग डिफिनीशन हो गई। अब आते हैं काम की बात पे। क्या है पर्यावरण के घटक? पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं? पर्यावरण के दो घटक, एक प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। जो हमें प्रकृति से मिला है वो सब क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, और जो मनुष्य ने खुद बनाया वो मानव निर्मित, मतलब कृत्रिम है। ठीक है, मानव क्या बना सकता है? कोई सजीव चीज बना सकता है? नहीं। तो सजीव किस में आएगा? आपका प्राकृतिक में आएगा। और निर्जीव सारी चीजें, निर्जीव भी दो टाइप की चीजें हो जाती हैं। जैसे कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे जल है, भूमि है, ये सब क्या है? निर्जीव ही तो है। लेकिन मानव निर्मित घटक में क्या है? इनमें जान नहीं होती। ठीक है, जो मानव ने बनाया है निर्जीव इधर भी है, लेकिन जो मानव ने बनाया है वो निर्जीव इधर है। ठीक है, कौन सा? भवन, सड़क, पुल, ये सब मंदिर, ये सब मानव ने बनाए हैं। पर्यावरण के घटक चलिए शुरुआत से जान लेते हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक। प्राकृतिक घटक को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन से आते हैं? सजीव। जैविक घटक मतलब बायोटिक, और अजैविक घटक मतलब एबायोटिक। ठीक है, इसमें सजीव सब आते हैं, एनिमल, प्लांट, ये सब क्या है? सजीव हैं। ठीक है, और अजैविक घटक की अगर बात की जाए तो इसमें कौन से आते हैं? निर्जीव आते हैं, जैसे कि जल, वायु, प्रकाश और मृदा। जल, वायु, प्रकाश और मृदा, ये सब किस में आएंगे? अजैविक घटक में आएंगे। निर्जीव होते हैं, जिसमें सजीव होते हैं, वो किस में आएंगे? जैविक घटक में आएंगे, मतलब कि बायोटिक में आएंगे। ठीक है, मानव निर्मित घटक की अगर बात की जाए, इसमें भी निर्जीव आते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? जिन्हें मानव ने बनाया है, खुद से हमें प्रकृति से नहीं मिला है, वो सब किस में आएंगे? मानव निर्मित घटक में आएंगे। कौन कौन से? जैसे निर्जीव के कौन से आएंगे? भवन, सड़क, पुल और मंदिर, ये सब किसने बनाए? इंसान नहीं बनाए। ठीक है, तो ये मानव निर्मित घटक हो गए। ये भी क्या है? पर्यावरण के ही हिस्सा है, और ये सब भी क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। कौन सा? जल, वायु, प्रकाश, मृदा और एनिमल, प्लांट। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पर्यावरण के क्षेत्र की। पर्यावरण मतलब कितने वर्गों से मिलकर बना हुआ है पूछा जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण जो है 4 वर्गों से मिलकर बना है। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, फिर सुनिए, पर्यावरण 4 मतलब वर्गों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले स्थल मंडल पढ़ेंगे। देखिए, स्थल मंडल में क्या है? लगभग 29% भाग, मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का लगभग 29% भाग जो है वो स्थल मंडल उपस्थित है। उस पर पृथ्वी के 29% भाग पे लगभग कौन उपस्थित है? स्थल मंडल उपस्थित है। स्थल मंडल अब परिभाषा के रूप में सुने, जो जिससे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जिसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, वही क्या है? स्थल मंडल है। ठीक है, स्थल मंडल का जो निर्माण है, निर्माण अगर यहाँ पे लिख लीजिए, निर्माण जो हुआ है, निर्माण सैल एवं खनिज से हुआ है। ठीक है, सैल एवं खनिजों से हुआ है। सैल के अपर्दन से, सैलों के अपर्दन से भूमि मतलब जो मिट्टी है वो बनती है। नोट कर लीजिए पॉइंट ये, सैलों के अपर्दन से क्या बनता है? मिट्टी बनती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, स्थल मंडल लगभग 29% भाग है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी सतह है, ठीक है, जिसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, वह क्या है? स्थल मंडल है। निर्माण इसका सैल एवं खनिजों से हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जल मंडल। आखिर जल मंडल क्या है? पृथ्वी का अगर 29% दिया है, 100% भाग में क्या है? दो ही चीजें देख लीजिए पहले, स्थल मंडल, जल मंडल। 29% ये है तो 71% क्या हुआ? जल हुआ, जल मंडल। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल किया? किस जल को शामिल किया? एक सरफेस वाटर को और ग्राउंड वाटर को। ठीक है, सरफेस वाटर जो ऊपर है और भूमिगत जल जो नीचे है, ग्राउंड वाटर। इसमें दो चीज़ों को शामिल किया गया है, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को शामिल किया गया है। इसके उदाहरण कौन कौन से आएंगे इसमें? एक महासागर, नदियाँ, झील। ठीक है, अगर हम इस 71% जल को 100% माने, ठीक है, 71% जल को अगर हम लोग 100% मान लेते हैं तो उसमें लगभग 97.5% मतलब 97.5% लगभग जो जल है, 97.5% जो जल है वो मतलब हम लोग पीने लायक नहीं है। ठीक है, जो 2.5 है,
2.5। ये फ्रेश वाटर तो है, लेकिन इसमें भी लगभग 1% ही पानी जो है हम लोग पी सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें नदियों से मिलता है, तालाब से मिलता है, ठीक है, इन चीज़ों से, इन सोर्सों से हमें ये पानी मिलता है। अब बात की जाएगी वायुमंडल की। वायुमंडल देखिए, परिभाषा जो वायु में दिख रहा है वो सब मतलब गैसों के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, जो गैसों का आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी गैसें उपस्थित है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी उपस्थित है, तो सबसे ज़्यादा जो उपस्थित है वो कौन सी है, नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तमाम गैसें हैं, लेकिन हमने जो प्रमुख गैसें हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी गैसें हैं उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका यहाँ पे परसेंटेज भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। नाइट्रोजन लगभग 78% उपस्थित है वायुमंडल में, नाइट्रोजन 78% उपस्थित है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो 20.9 उपस्थित है, ठीक है, 20.9%। आर्गन की अगर बात की जाए तो 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03% या वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। जैव मंडल है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जैव मंडल क्या है। तीन तो हमने मतलब सुने हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ठीक है। यह जो है मिक्सअप है, ठीक है। इसे हम लोग जैसे लिथोस्फीयर स्थल मंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या है जल मंडल और एटमॉस्फेयर वायुमंडल, ठीक है। तो HAL मतलब एच से हाइड्रोस्फीयर प्लस ए से एटमॉस्फेयर, एल से लिथोस्फीयर, HAL से मिलके बनता है क्या, बायोस्फीयर, ठीक है। इन तीनों का जो मिक्सअप है वो क्या है, जैव मंडल है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें पता है आप लोग रजाई में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। तो चलिए अब आगे के पार्ट को देखते हैं हम लोग हैं। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इकोलॉजी हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो बचपन से पढ़ रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या, इको प्लस लॉजी। इको का मतलब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, परितंत्र बोलते हैं, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोलॉजी, परितंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, इकोलॉजी। मतलब द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा जाए, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, फादर ऑफ इकोलॉजी। तो जो फादर है इकोलॉजी के वो कौन है, पी ओडम को माना जाता है। अगर इकोलॉजी शब्द की बात की जाए कि इकोलॉजी शब्द को सबसे पहली बार किसने मतलब यूज किया, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने। इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम प्रयोग किया इसका, ठीक है। और परितंत्र शब्द का, अगर परितंत्र पूछा जाए, इकोसिस्टम पूछा जाए, इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो एजी टेंसले ने, ठीक है। सिस्टम देखते हो, इकोसिस्टम कहाँ लिखा हुआ है, ये सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, टम, और यहाँ पे टेंसले, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, इकोसिस्टम से बना है टेंसले, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव दो चीज़ों की जो पारस्परिक क्रिया होती है, इन दोनों में संबंध सही बन जाए अगर, तो उसी को हम लोग पूरा बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब सजीव और निर्जीव चीज़ों की पारस्परिक क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसको दो टाइप में हम लोगों ने बांट रखा है, किसमें किसमें, एक प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। जो प्रकृति से वो प्राकृतिक, जो कृत्रिम जो बनाया गया है मानव के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं प्राकृतिक परितंत्र क्या है, ठीक है। जो हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा है टाइप ऑफ इकोसिस्टम, प्राकृतिक परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र, ठीक है। प्राकृतिक में क्या है, ये भी जलीय और स्थलीय बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, और कृत्रिम को भी दो भागों में बांटा गया है, जलीय और स्थलीय, ठीक है। क्योंकि जो जल में वो भी तो एक पूरा इकोसिस्टम है, परितंत्र है, और स्थल में भी पूरा परितंत्र बनाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि महासागर हो गया, सागर हो गया, झील हो गई, नदियाँ हो गई, तालाब हो गया, ये सब क्या एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि उसमें पौधे भी हैं, ठीक है, मछलियाँ भी, जैसे कोई तालाब ले लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हर जगह तालाब होते हैं, ठीक है, वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। स्थल की बात की जाए तो जंगल हो गया, जंगल का एक अलग इकोसिस्टम है, ठीक है, और घास के मैदान का एक अलग इकोसिस्टम है पूरा, ठीक है। वहाँ पे लोग मतलब जो जीवाणु रह रहे हैं, ठीक है, कीटनाशक रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, तो उनका पूरा अलग इन्वायरमेंट बना हुआ है। कृत्रिम की बात अगर की जाए तो कृत्रिम भी बनाया जाता है, ये तो नेचुरल है, जो हमें नेचर से मिला। जो कृत्रिम से बनाया जाता है, कृत्रिम परितंत्र है जो, उसमें क्या आएगा, जली में स्विमिंग पूल आएगा और मछली घर, देख रहे हैं, हिंदी में लिख दिया पूरा है। एक्वेरियम तो पता होगा ना आप लोगों को, एक्वेरियम, उसी को लिखा गया मछली घर। हम लोग बना लेते हैं उसका पूरा एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं, उसमें पौधे भी लगा देंगे नकली टाइप के, ठीक है, मछली पाल लेंगे, खाना भी दे देंगे उसका, तो एक पूरा वो इकोसिस्टम उसका अलग हो जाता है, ठीक है। स्थल की बात करेंगे तो जैसे फसल हो गई पूरा, ठीक है, उसका इकोसिस्टम पूरा अलग है, और पार्क, उसमें भी एक अलग इकोसिस्टम है।
हम लोग बात करेंगे परितंत्र के घटक की, ठीक है। अभी हम लोग पर्यावरण के घटक पढ़े थे, ठीक है। उसमें भी क्या था, जैविक, अजैविक, बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है अभी देखते हैं हम लोग। है परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, जैविक, अजैविक मतलब बायोटिक और एबायोटिक, जिसमें मतलब जो जिंदा रहते हैं, जान होती है, कौन कौन, प्लांट्स और एनिमल। और अजैविक में क्या है, जल, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है, निर्जीव है, ठीक है। लेकिन मनुष्य ने नहीं बनाए इन्हें, ये भी नेचर से ही में मिला है, जल, वायु, प्रकाश, ठीक है। होते लेकिन है अजैविक हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या आएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 इसमें शामिल हैं। और अजैविक घटक की अगर बात की जाए, इसमें क्लाइमेट कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, अकार्बनिक कारक आते हैं और कार्बनिक कारक आते हैं। क्लाइमेट में क्या क्या आता है, जैसे तापमान आएगा, आर्द्रता आएगी या फिर प्रकाश, ठीक है। तापमान, आर्द्रता और प्रकाश क्लाइमेट कंपोनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अकार्बनिक कारक की अगर बात की जाए तो अकार्बनिक में H2 जिसमें मतलब कार्बन नहीं है, आगे मतलब नहीं, कार्बनिक मतलब कार्बन नहीं हो जिसमें, ठीक है। तो अकार्बनिक कारक क्या होगा, जिसमें H2O, O2, मृदा, खनिज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अकार्बनिक कारक हैं, ठीक है। कार्बनिक कारक की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से आएंगे पार्ट, प्रोटीन आएगा एक तो, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सब किसमें, अजैविक घटक के पार्ट हैं ये सब, और जैविक घटक के। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आखिर क्या होते हैं, इनके जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे के पार्ट को देखते हैं। क्या है, हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। उत्पादक क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, तुम्हारी तरह, ठीक है। जैसे तुम लोग बैठे रहते हो दिन भर, दूसरों पर डिपेंड हो, तो ऐसे ही उत्पादक क्या है, तुम लोग उत्पादक नहीं हो, क्या हो, उपभोक्ता में आओगे। अभी पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में भी, ठीक है। इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, पादप और शैवाल, ठीक है। ये भोजन जो होते हैं अपना खुद बना लेते हैं। उत्पादक में सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, पादप और शैवाल, ठीक है। इसमें क्या, जैसे भोजन कैसे बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। क्या क्या जरूरत पड़ती है, CO2 ले ली, ठीक है। जो इंसान मतलब पृथ्वी पे CO2 कोई कमी तो है नहीं, ठीक है। CO2 ले ली, H2O ले लिया नीचे जो हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है। और खाना उनका बन गया ये ग्लूकोज के फॉर्म में, और O2 निकाल देते हैं और ऊर्जा निश्चय कर मतलब निकाल देते हैं, ठीक है। अब लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता में कौन आते हैं, परपोषी। परपोषी मतलब जो कहीं ना कहीं किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किसी और पे डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, ठीक है। वो सब किस में आएंगे, उपभोक्ता में। मानव भी इसमें आएगा, जीव जंतु आएंगे, हम लोग जीव जंतु ही तो हैं। अब देख लेते हैं फूड चैन क्या आखिर है, फूड चैन, ठीक है। उत्पादक सबसे पहले इसमें आते हैं। उत्पादक ने से खाना खुद बना लिया, ठीक है। अब जितने ये लाइन से लगे ये सब इसी पे डिपेंड है। लाइन क्या लगी हुई है इसमें, चैन क्या मतलब, चैन का मतलब समझिए, उत्पादक को कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब कि टिड्डा क्या खाएंगे, उत्पादक को खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, छिपकली टिड्डा को खाएगी, ठीक है। इसमें कई सारे मतलब आते हैं जीव जंतु। नेक्स्ट है सांप। सांप क्या खाएगा, टर्सरी वाला सेकेंडरी को खाएगा, और शीर्ष उपभोक्ता टर्सरी को खाएगा। फिर देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता को, टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को, और शीर्ष उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर को खाता है, ठीक है। ऐसी ये क्रिया चलती रहती है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ का बढ़ना गलत होता है, ठीक है। जैसे कि मानव की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इससे क्या हुआ, जितने जंगल थे कटते लगातार चले आ रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए किसी भी चीज़ का एक चीज़ का बढ़ जाना गलत होता है। हम लोग आगे का देखते हैं, हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता देखते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता पूरी तरह के शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये उत्पादक पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जो हमें नेचर से मिला उसी को खा लेते हैं ये लोग, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब किस में आएंगे, ये आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता की अगर बात की जाए, द्वितीयक उपभोक्ता मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर बात की जाए तो मांसाहारी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट उत्पादक पे डिपेंड ना होकर किस पे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पे होते हैं। और मांसाहारी मतलब एक सर्वाहारी भी बोल सकते हो ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्पादक में भी डिपेंड होते हैं। जैसे सांप, छिपकली, मेढक, ये सब किस में आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता। इसमें क्या है, उच्च स्तरीय मांसाहारी, मतलब एक असली लेवल के, ठीक है, एक लेवल के मांसाहारी होते हैं, जैसे कि मोर, शेर, बाज। शाकाहारी की बात ही नहीं करते, सीधे चाहिए इन्हें क्या, मांस चाहिए। इन्हें सांप मिल जाए, छिपकली मिल जाए, मेढक मिल जाए, गाय, भैंस, बकरी, जो कुछ मिल जाए सब खा लेंगे, ठीक है। इन्हें कोई चिंता नहीं है। जैसे मोर है, सांप का बहुत शौकीन है, ठीक है। जैसे आप लोग भी किसी न किसी चीज़ के शौकीन होंगे, वैसे मोर भी है, सांप का शौकीन है, ठीक है। ये हो गया उपभोक्ता आपके क्या, प्राथमिक उपभोक्ता
किस पे, उत्पादक पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वाले प्राथमिक पे होते हैं, टर्सरी वाले सेकेंडरी पे और शीर्ष वाले टर्सरी पे डिपेंड होते हैं। अब हम लोग बात कर लें अपघटक की। अपघटक क्या होते हैं? अब देखिए, जैसे कोई भी जीव है, ठीक है, कब तक जिंदा रहेगा? कभी ना कभी तो मरेगा ही ना। तो मरने के बाद उसका कैसे हटाया जाए? जैसे इंसान होता है, ठीक है, अपना तो हिसाब किताब कर लेता है, लेकिन जानवर का क्या होगा? उसमें आपने अपघटक का बहुत बड़ा रोल रहता है। कैसे? मृतजीवी मृतपोषी, मतलब सफाई कर्मचारी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जैसे कोई जीव मर गया, ठीक है, उसका क्या होगा? थोड़े दिन बाद देखोगे हड्डी हड्डी मिलेगी, मांस सब हट जाता है। उसको खाता कौन है? वो खाने वाले कौन है? जीवाणु और कवक, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे के पार्ट को जानते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा फूड चैन, अब हम लोग पढ़ेंगे फूड वेब क्या होती है, ठीक है। परितंत्र में क्या होता है? जब कई सारी फूड चैन मिलती हैं तब एक फूड जाल का निर्माण होता है या फिर फूड वेब का निर्माण होता है। आपने पेपर में बहुत सारे पिरामिड से क्वेश्चन देखे होंगे। ऊर्जा का जो है पिरामिड सीधा होता है, उल्टा होता है, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है या सीधा होता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। तो आज के बाद से आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए, पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। इतना क्लियर हुआ? फिर से देखिए, पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा के पिरामिड को, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड क्या है? देखिए, पूरा पिरामिड तरीके का बना हुआ है। नीचे क्या है? उत्पादक। ये प्रोसेस एकदम पूरा सेम रहेगा सभी में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा सेम रहेगा। उत्पादक, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? जैसे कि लिखा हुआ है 10,000 किलो कैलोरी, फिर 1000 बची हुई है, फिर 100 बची हुई है, फिर 10%, ठीक है, 10 किलो कैलोरी बची हुई है। ये क्या आखिर होता है? इसमें क्या होता है? ऊर्जा का जो है स्थानांतरण जो है, ठीक है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो 10% ही हो पाता है, 10% ही हो पाता है, 90% नष्ट हो जाता है। मतलब जैसे उत्पादन में जितनी ऊर्जा है उसका सिर्फ 10% प्राइमरी में जा पाएगा, उसका 10% सेकेंडरी में जा पाएगा और उसका 10% टर्सरी में जा पाएगा। ये किसने बताया था? लिंडमैन ने बताया था। ये लिंडमैन 10% लॉ, भैया बहुत पूछा जाता है लिंडमैन, ठीक है। ये लिंडमैन लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं हिंदी में लिख देता हूँ एक बार, लिंडमैन, ठीक है। इनका जो 10% लॉ है, इन्होंने ही बताया क्या होता है। उत्पादक से कंज्यूमर में जो है 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है। और कभी पूछा जाए कि ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है या सीधा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं संख्या का पिरामिड। यहाँ पे एक ही बना है, ठीक है, स्थल जल सभी में एक ही समान होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। किसमें? संख्या के पिरामिड में और जैव भार के पिरामिड में। संख्या के पिरामिड में क्या होता है? इसमें भी देखिए, मैंने बताया था ना, ये सभी में सेम रहेगा। उत्पादक से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, यहाँ पे भी वही है। उत्पादक, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, यहाँ पे भी सेम है। उत्पादक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्थलीय परितंत्र। स्थल में अगर बात की जाए तो यह सीधा होता है और जलीय परितंत्र में बात किया तो उल्टा होता है, ठीक है। आप खुद ही जानते होंगे संख्या का पिरामिड मतलब नंबर्स, ठीक है। स्थल में क्या होगा? स्थल पे अगर देखा जाए संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्पादक की है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, फिर टर्सरी की है। किस पे? स्थल पे। लेकिन जल में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों बनता है? उत्पादक बहुत कम, मतलब शैवाल बहुत कम होते हैं, मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती है। छोटी मछली यहाँ पे मतलब उससे थोड़ी बड़ी मछली, और इसमें व्हेल टाइप की संख्या इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका सेम रखना हमेशा, कौन सा? उत्पादक, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी, और जलीय परितंत्र में उल्टा बनता है। यही सेम होता है जैव भार में, ठीक है। जैव भार में क्या होता है? इसमें भी उत्पादक, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। स्थलीय परितंत्र में ये सीधा बनता है और जलीय परितंत्र में ये उल्टा बनता है। भाई अगर नंबर कम है तो उनका जो भार है, ठीक है, भार भी तो कम हो जाएगा, इसलिए क्या है यहाँ पे उल्टा। संख्या कम तो भार तो अपने आप कम हो जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा बनता है जलीय परितंत्र। कौन सा? जैव भार का पिरामिड। और इस संख्या का पिरामिड भी जलीय में उल्टा बनता है और स्थल में मतलब सीधा बनता है, ठीक है। और ये कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। पूरा वीडियो आपका मतलब पूरा जो चैप्टर है एक ही वीडियो में समाप्त किया गया है, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।